जी नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा वेब न्यूज चैनल। अभी हम दरभंगा से जुड़े और एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। अभी कुछ दिनों से बिहार में एक सर्वे का काम शुरू हुआ जिसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लगातार कई ऐसे लोग हैं जो जानकारी के अभाव में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनको करना क्या है। और इसी मुद्दे को लेकर के आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। एक हमारे साथ खास मेहमान है एडवोकेट अशफाक आलम उर्फ सोनू, जो वकील भी हैं और जमीन के से जुड़े हुए काफी जानकारी हम लोगों को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। और दूसरे हमारे खास मेहमान है, क्या नाम है सर आपका? तबरेज अहमद। तबरेज अहमद, ये कानून गो हैं और सर्वे से जुड़े हुए। अभी जो अभी रिसेंटली सर्वे का काम चल रहा है, तो हम एक एक करके दोनों मेहमान से ये समझना चाहेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सर्वे जो अभी बिहार सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, वो सर्वे में हमें करना क्या चाहिए और सर्वे में किन किन तैयारी को लेकर के हमें जो है वो उतरना है। बहरहाल सबसे पहले सर सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सर्वे कितने दिनों में बिहार सरकार कराती है और ये सर्वे से सरकार को क्या फायदा, ये बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, सर्वे बिहार सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे मुख्यमंत्री साहब जो नीतीश कुमार जी हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। सर्वे क्यों जरूरी है, किस लिए करना है और इसमें रैयत का भागीदारी क्या है, कैसे वो अपना जमीन का ब्यौरा डालेंगे, इसके बारे में हम आपको एक छोटा सा सूचना देना चाह रहे हैं। ये लेकिन हम इसका इतिहास जो है 1772 से जोड़ते हुए आएंगे तो हम देखेंगे कि बीटी एक्ट जो है बरगाम प्रेसिडेंट के अंदर में आता था, जो 1936 का है, 34 या 36 का है बीटी एक्ट। वहां से जब हम लेके चलेंगे तब ये सर्वे हुआ था। मेन सर्वे का मेन मुद्दा ये था कि जो सर्वे जो हो कराना है, तो उसमें क्या है कि रैयत जो भूधारण कर रहे हैं उसकी वर्तमान स्थिति को जानना है कि रैयत कौन से रैयत उस जमीन पर है और किनके नाम से वो कागज था। कुल मिलाकर गांव ग्रामीण की भाषा में कहे तो मालिक कौन है इस जमीन का? हाँ, मेन मालिक कौन है। आप देखा होगा कि आम भाषा में देखते होंगे कि थाना में हो जाए, कोर्ट में हो, पर 60 से 70% जो विवाद का विषय है वो भूमि से संबंधित विषय होता है। विवाद भूमि के जरिए वो दूसरा रूप लेके वो चला जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम जो है ना इस भूमि विवाद को अगर जितना ज्यादा से ज्यादा कम कर देंगे तो न्यायालय पे लोड नहीं पड़ेगा और जो उसके एक्चुअल जो जमींदार है, जो उसके मालिक है, उनके पास हो जाएगा। और सरकार का पुराना रिकॉर्ड सब है उसको डिजिटलाइज करना है। एक भविष्य में एक प्रक्रिया और आने वाली है जिसको लैंड कार्ड कहा जाएगा। उसमें ये आपको बताया जाएगा कि आपका जिला ये राजस्व ग्राम में ये जहाँ जमीन है इस अंचल में होगा या अमुक और अंचल में आपकी जमीन हो, तो जिस तरह आपका आधार कार्ड होता है उसके नंबर, एक यूनिक आईडी नंबर होता है, उसके तहत आप नंबर डालते ही आपका पूरा ब्यौरा निकल जाए। उसी तरह वो लैंड कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो उससे है कि आपका जमीन कहाँ कहाँ है सब उसी में होगा। तो डिजिटलाइज करने की भी एक प्रक्रिया, जमीन सारा चीज डिजिटलाइज हो गया तो हम सर्वे को क्यों नहीं डिजिटल करें। एक दूसरा सवाल वकील साहब से लेते हैं। सर, आप ये बताइए कि ये जो सर्वे है वो बिहार सरकार कितने दिनों में कराती है? देखो, सबसे पहले जो बिहार सरकार को इसके लिए सराहना करना होगा कि उन्होंने एक बहुत जोखिम भरा एक कदम उठाया और हमको लगता है ये बहुत जरूरी था, क्योंकि हिंदुस्तान में अब तक सबसे पहले मूल सर्वे 1920 में हुआ। उस वक्त कम लोगों के पास जमीन थी। रैयत जो थी, जमींदारी एक्ट थी महाराज की थी, उसका जमींदारी का एक्ट 1952 में समाप्त हुई, तो वो रह गया। उसके बाद सरकार ने फिर क्या रिविजनल सर्वे उन्होंने किया जो 1974 तक आया और उसका खतियान बन गया। अभी आ रहा है, अभी आप समझिए ये बीसीएस सर्वेक्षण या सर्वे कह रहे हैं, ये सर्वे हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि 100 साल के बाद बहुत सारे लोग मर गए और लंबा एक वंश वृक्ष जो है वो आपका आ गया। तो जिसके कारण जो हकदार थे, एक्चुअली में जो हकदार थे आज के डेट में, वो हकदार को जमीन नहीं मिल गया, उसको पता भी नहीं और किसी दूसरे लोगों ने, दबंग लोगों ने या जिसको पता नहीं उन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो सरकार इस सर्वे में वो दो तीन चीजें वो कोशिश कर रही। एक तो कानून साहब ने जिस तरह से बताया कि डिजिटलाइजेशन करना है, कि डिजिटल करना है, कि एक प्लेटफॉर्म जब सारी दुनिया में डेवलप हो रहा है तो जमीन का विवाद या जमीनी सतह जो चीजें हैं वो डिजिटलाइजेशन क्यों ना हो। सरकार का एक मंशा है और इसके लिए तारीफ का है, लेकिन ये एक तरह से आग का दरिया है। होती कितने दिनों में ये हमारे देखिए, सरकार ने तो बताया सरकार को जरूरत समझ में आता तब कराती है। 100 साल में एक सर्वे होना जरूरी होता है। अच्छा, ठीक है। एक सर्वे से दूसरे सर्वे का जो ड्यूरेशन है वो 100 वर्ष होती है। तो अभी जो सरकार ने किया है कि वो चाह रही है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में जो जमीनी विवाद कोर्ट में 10 लाख या 1 करोड़ के लगभग केस पेंडिंग पड़ी हुई है,
तो कोर्ट पे भी बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर केस जो होता है वो जमीन से जुड़ा हुआ था। और अभी क्या है कि उसके बाद क्या है कि बंटवारा से जुड़ा हुआ होता है। तो सरकार ने टाइम टू टाइम लोगों को जागरूक किया है कि आप बंटवारा कर लीजिए, आइए हम रसीद काट देंगे। 50-50 रुपए का स्टाम्प 50 रुपए फीस पे भी आया। उन्होंने कहा आप स्वतः बंटवारा कर लीजिए, आप 5 आदमी बैठ के एक सादा कागज पे भी बंटवारा कर लीजिए, आप एफिडेविट पे भी बंटवारा कर लीजिए, पंच से कर लीजिए या सरपंच से कर लिए। उन्होंने अलग अलग समय सीमा दिया है, अलग अलग आपको पावर दिया कि आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। तो सरकार ने सोचा कि बेहतर होगा कि हम सर्वेक्षण करा लें। इसमें सरकार का मूल वजह है सर्वेक्षण की, एक तो रेवेन्यू उसके पास जो नहीं आ पा रही है क्योंकि उसको पता नहीं कि जमीन का मालिक कौन है। दूसरा, सरकार अपनी जमीन भी खोज रही है कि हमारी जमीन एक्चुअली में है कहाँ, और सरकारी जमीन बहुत सारी जो जमीन है वो कब्जा हो गया है, बंदोबस्त वाली जमीन है कब्जा हो गया है, जो अनाबाद बिहार सरकार है सब साधारण जमीन है वो कब्जा हो गया। तो सरकार चाह रही है कि वो भी जमीन हमारे पास कितने हैं, हम कितने जमीन के ऑनर हैं, तो वो उसके पास है, जिससे कि डेवलप का काम आ जाए। जैसे आपने अभी बिहार के दरभंगा, क्योंकि मैं दरभंगा जिला से हूँ तो आपके व्यूअर पूरी दुनिया में है तो इसलिए मैंने बता दिया मैं दरभंगा से हूँ। तो दरभंगा में जैसे एम्स प्रोजेक्ट आया, और एम्स प्रोजेक्ट पिछले कई वर्षों से एम्स का उसको जमीन नहीं मिल पा रही है, तो सरकार को एक्वायर करनी पड़ रही है। तो सरकार के पास ऑलरेडी 10 लाख एकड़ जमीन उसके पास है, लेकिन सरकार को पता नहीं है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि हमारी जो जमीन है, कहाँ पे कितनी जमीन है, उसको पता चल जाएगी, तो जो डेवलप का काम है वो कर सकती है। जी, एक सवाल आपसे समझे, एक साधारण भाषा में आप मुझे तंवर साहब ये समझाइए कि एक आम आदमी को इस सर्वे की क्या तैयारी करनी है, जिसके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन है, उसको क्या करना है? देखिए, इसमें सर्वे की जो प्रक्रिया है, जो पूरी प्रक्रिया परपत्र 1 से लेके 22 परपत्र तक हमारी ये सर्वे की प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि परपत्र 1 जो है ना, बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उस जिला में उद्घोषणा कर दी जाती है, प्रत्येक ग्राम वाइज प्रत्येक ग्राम का उद्घोषणा कर दिया गया। आज से आपके जिला में ये सर्वे का काम स्टार्ट हो गया। अब ये है क्या कि इसको जो है ना शिविर लगा के सर्वे करना है। साधारण हमारे दर्शक, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश ज्यादा है, हमारे दर्शक को ये बताइए कि जिनको 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन है, जिनको गरारी की जमीन है, तो उनको इस सर्वे में क्या तैयारी करनी है? जी बोलिए। देखिए, सर्वे में सबसे पहले कि आप जिस जमीन पे रह रहे हैं उसका आपके पास किस टाइप का कागज है। ये जमीन, देखिए सरकार जमीन 2-3 तरीके से आती है। एक खतियानी जमीन होती है, बंदोबस्त की जमीन होती है, या रैयती सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा आपको मिली होती है, या केवाला के द्वारा आपको हासिल होती है। अब आपकी जमीन किस टाइप की है, खतियानी है तो आप खतियान निकाल लीजिए, और अपना वंश भी, अगर आपके पिता के नाम या दादा या परदादा के नाम है तो आपको एक वंशावली सरकार ने वंशावली बनाना पड़ेगा। देखिए, सरकार ने अपने पोर्टल पे परपत्र 2 और परपत्र 3 इस टाइप का है, परपत्र 3 है वंशावली का, उन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया है, और उसके बाद दूसरा उसी में अटैच कर दिया एक ये फॉर्म, आप अपने दर्शक को दिखा सकते हैं। दिखा देंगे। ठीक, तो ये फॉर्म दिया है कि आपका पहले आप वंशावली अपना ट्री बना लीजिए, और इसमें ग्रामीण में जो सचिव होते हैं उनको ये पावर दिया गया है कि आप क्या कीजिए कि एक वंशावली का बना के आप दे दिए, या आप स्व घोषणा कर लीजिए। ये स्व घोषणा पत्र भी है जिसमें आप खुद घोषणा कर सकते हैं कि ये मेरा वंश वृक्ष है, इसके हिसाब से मेरा ये अंश है और मेरे नाम से इतना खतियान होना चाहिए, बस उससे ज्यादा तो नहीं है। और जब फाइनल हो जाए तो आपको पेचीदगी वकील साहब ये आपसे समझना चाहेंगे। मान लेते हैं कि जिनके नाम से जमीन है वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनके 5 संतान हैं, 4 संतान बाहर रहते हैं, 1 संतान यहाँ है, सर्वे का काम चल रहा है, उनको वंशावली बनाना है। तो वंशावली बनाने के लिए वो वंशावली बनाया, और उसमें जिनके नाम से जमीन नहीं है, जो है वो मर चुके हैं, तो वो जो वंशावली बनाएंगे तो वो जो जमीन है वो उस वंशावली के अकॉर्डिंग सभी को बराबर बराबर मिल जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज समझिए कि ये जो सर्वे है, ये टाइटल आपको, इसका कई प्रक्रिया, जैसे कानून गो साहब ने बताया कि 22 स्टेप्स है, 2 स्टेप आपको करके देना है, बाकी जो 20 स्टेप है वो गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, तो सबसे पहले कि आपने कहा, मान लीजिए कि दादा के नाम से, आपके पिताजी अगर जीवित है तो उनके नाम से खतियान बनेगा, अगर पिताजी भी मर गए तो आपको मान लीजिए 5 है,
उसमें कोई एक आदमी भी अपना वंश ट्री बना देगा, वंशावली बना देगा, और जिसका जिसका अंश है उसमें सबका नाम खोल देगा, किसका अंश कितना होगा वो उसमें वो डाल देगा। मान लीजिए कोई विदेश में है तो क्योंकि ऑनलाइन भी है। बीच में एक समझना हमारे दर्शकों को समझ, मान के चलिए अगर उसने गलत ही इंफॉर्मेशन फीड किया, हाँ, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि सचिव को, ग्रामीण में सचिव को दिया है कि आप क्या कीजिए कि वंशावली आप ले लीजिए, 100 घोषणा पत्र ले लीजिए, एक एफिडेविट ले लीजिए। उसके बाद सरकार ने इस बेईमानी किसी के साथ नहीं हो, कोई छट नहीं जाए, तो उसके लिए फिर एक शिविर लगेगा आपके ग्रामीण में क्षेत्र पे जाकर। वहां पे आपका जो वंशावली है उसको जो मान कानून वो होंगे या जो सरकार के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी होंगे वो आपका जो वंशावली वहां शिविर में पढ़ेगा, वेरीफाई करेगा, और उस वेरीफाई करने के बाद वो ग्रामीण से पूछेगा कि इसमें कोई आदमी छूट तो नहीं गया, या इसमें इन्होंने किसी का नाम छोड़ दिया है, या कोई बच गया है, हटा दिया है। ये वो जब कह देगा नहीं, सारा लोग कह देगा नहीं, ओके, तो फिर उसमें 3 लोगों की गवाही होगी उसके वंशावली में, उससे वेरीफाई होगा, उसका तो आपका अप्रूवल मिला। अच्छा, इनसे एक सवाल है तो फिर आपसे भी एक सवाल करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसी पेचीदगी है कि अगर कोई बेईमानी करना चाहेगा तो इसका इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये संभव नहीं है कि बेईमानी, चूंकि उसको कई पड़ाव से ऐसा गुजारना पड़ता है। एक आम आदमी डरा हुआ है जिसके पास जमीन का पेपर नहीं है, बाप दादा के पास था और वो उस मकान में रह रहा है, उस मकान को छोड़कर उसके पास कोई जमीन नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या करना है? देखिए, यहाँ पे आया है कि जमीन का जो सर्वे होता है वो किसी साक्ष्य पे होता है। आपके पास जो जमीन जो आप दावा कर रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, वो जमीन नहीं, जैसे किसी ने एक मकान बना रखा है और मकान की जमीन उसकी अपनी जमीन है। जमीन भी 2-3 तरह की हो जाती है। जो जैसे आप खेत की जमीन हो गई जिसमें आप खेती करते हैं, आपके पास जो है ना बागीचा हो गया, पोखर हो गया, इस टाइप का है, आप वास कर रहे हैं जहाँ, जो आपका जो मूल निवास है, तो वो भी हो गए घरारी की जमीन जिसको बोलते हैं। तो आपका कहना हुआ कि बहुत सारे लोगों के पास जमीन की कागज नहीं है, लेकिन वो अभी फिलहाल अपनी जगह पर दखल कब्जे में है। लेकिन देखा जाता है कि उनके पास कौन सी जमीन है, खतियानी जमीन है या उनके पिताजी के द्वारा या उनके वंशज के द्वारा, पूर्वज के द्वारा वो जमीन क्रय की गई थी, ठीक है, वो है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट जहां से इशू होता है, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल नहीं लेकिन सरकार के पास उसका रिकॉर्ड है, आप वहां से जाके नकल निकाल सकते हैं। आप अपना नकल निकाल के लाके दीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भर के आप जमा कीजिएगा, आपका वेरीफाई करने के बाद आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा। लेकिन सर्वे में एक चीज इंपॉर्टेंट वकील साहब भी मिस करके उसमें हम ऐड करना चाहेंगे कि सर्वे की जो प्रक्रिया है, पहले जो हुआ करता था कि बाप दादा के नाम से जो भी जमीन आ रही है तो उन्हीं के नाम पर, आज के डेट में भी उन्हीं के नाम पर जाता है। लेकिन सर्वे में क्या है कि आप मृत रैयत के नाम पे खाता नहीं होगा। अब जो खाता होगा, जो उनके वर्तमान जो धारण कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके नाम पे खाता खुलेगा, ठीक है। और इस सर्वे के दौरान, पुराने सर्वे में भी देखा गया था कि आपको दफा लगता था कि जैसे आप सर्वे कराए और आपको पहले पर्चा दिया जाता था कि आप पुराना जो कागज आप जो लगाए उस पर्चा से आप मैच कर लें कि आपने जो ब्यौरा दिया वो सही हमारा दर्ज हुआ है कि नहीं, तो उसमें दफा लगता था, तो उसमें था। लेकिन अब इस सर्वे में भी आपको 3 बार दावा आपत्ति करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप फॉर्म भरने में आप छूट गए हों, आप कहीं बाहर रहते हैं, नहीं आपको जानकारी मिली, फॉर्म के टाइम में नहीं है, फिर किस्तवार की प्रक्रिया चलेगी। जो किस्तवार की प्रक्रिया में है क्या कि आपको प्लॉट वेरीफाई करेंगे, अमीन साहब जाएंगे आपके ग्राम में जाएंगे और प्रत्येक रैयत बता देंगे कि 1 खेसरा से हम स्टार्ट कर रहे हैं या जितना करेंगे, वो रैयत अपने अपने प्लॉट पे होंगे और वो अपना दखल दर्ज करा देंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रक्रिया आती है जिसमें सभी रैयत को भाग लेना, वो है खानापुरी का, क्योंकि फॉर्म का प्रक्रिया पहले स्टेप का हो गया, उसके बाद किस्तवार प्लॉट वेरिफिकेशन हो गया। अब जो आया मेन खानापुरी, जिसमें याददाश्त क्रम संख्या के हिसाब से रैयत का नाम दर्ज किया जाता है याददाश्त पंजी में। याददाश्त पंजी में क्या है कि पुराने खाता लिखा जाता है, उसमें खेसरा लिखा गया, और जो वर्तमान रैयत है, जो खतियान जहां फाइनल हो चुका है, 1920 का हो या 1977 का हो, इस जिला का हो, तो उसमें पुराने रैयत खातेदार का नाम लिखा जाता है, और वर्तमान में जो रैयत उस जमीन पर है उनका नाम लिखा जाएगा, और जमीन का टाइप जो है वो लिखने के बाद, खाता खेसरा रकबा लिखने के बाद अब रैयत अपना सिग्नेचर कर देंगे, वहां से रैयत का काम खत्म हो जाएगा। रैयत को मात्र 2 या 3 स्टेप में ही अपना भाग लेना। एक चीज समझना चाहेंगे, आपने एक चीज भी कहा है कि जिनके पास कागज नहीं वो नकल निकालने, नकल कहाँ से निकालना पड़ेगा? नकल देखिए, खतियान है तो अभिलेखागार से नकल निकालेंगे। साधारण शब्दों में बताइए, जिला से निकालेंगे, जिला से निकालेंगे, केबाला है तो रजिस्ट्री ऑफिस से आप नकल निकाल लेंगे उसका। और जिनके पास ये भी नहीं मालूम है कि मेरी जमीन का पेपर किसके पास, वो क्या करेंगे? देखिए, जिनके पास, देखिए पेपर तो है,
सरकार के यहाँ भी रिकॉर्ड में है, किसी न उनके पास नहीं, सरकार के उनके पास नहीं, तो उनके लिए एक छोटा सा काम वो कर सकते हैं कि अगर उनको नहीं मालूम है कि ये इस कौन से खाता कौन सा खेसरा हमको नहीं मालूम है, तो वो क्या करेंगे कि अमीन साहब से जाके मिलेंगे, वो नक्शा में देख लेंगे कि ये जो प्लॉट पे जो बनाए हुए कौन सा खेसरा है, वो खेसरा से वो उनका खाता मिल जाएगा, ऑनलाइन पे जमाना है अभी, उससे जो है आप रिकॉर्ड निकलवा लेंगे। खतियानी होगा, बताएंगे कि मेरे पूर्वज का है, पूर्वज का तो खतियान होंगे, तो खतियान वहां जाके नकल में देंगे खाता और खेसरा, और राजस्व ग्राम उस कौन सा राजस्व ग्राम थाना नंबर एक चिरकुट पर लिख के देंगे, तो वो अभिलेखागार से वो रिकॉर्ड निकाल के उनको दे दिया। चलिए एक सवाल फिर हम वकील साहब से सवाल छोटा सा संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। मान के चलिए किसी आदमी ने 10 साल पहले जमीन खरीदा, लेकिन उसका उसको क्या कहते हैं मोटेशन उसने नहीं किया, रसीद कभी नहीं कटवाया, अब वो क्या करेगा? देखिए, दाखिल खारिज एक अलग विषय है और सर्वे एक अलग विषय है, लेकिन उसको क्या वो जमीन जिससे खरीदा वो उसके में रिकॉर्ड में दिखेगा या जो उसने खरीद लिया उसको दिखेगा? जिन्होंने जमीन बेच दिया वो तो अपना दखल छोड़ चुके हैं, और जिन्होंने खरीदा वो अपना दखल कायम कर लिया उस पर। दाखिल खारिज ये दिखाता है कि आपने अपने आप को वहां दाखिल किया और जिनसे खरीदा तो उनको खारिज कर दिया, और सरकार को आप प्रत्येक साल का लगान दे रहे हैं। दाखिल खारिज रसीद से यही साबित होता है, और मेन दस्तावेज जो है आपका केवाला हुआ और खतियान हुआ, ये मेन दस्तावेज, इसके आधार पे आप सर्वे में भाग ले सकते हैं। जिन्होंने नहीं कराया है तो इनका ये मतलब नहीं कि 10 साल से या 20 साल से हम दाखिल खारिज नहीं करा है तो आज के डेट में दाखिल खारिज कराएंगे तो 20 साल का सरकार हमसे लगान नहीं लेगी। जब भी आप कराएंगे तो लगान लेगी, वो आपका दायित्व है दाखिल खारिज कराने का। सर्वे में है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप परपत्र 2 में जो स्वयं घोषणा आप जो अपने आप जमीन का ब्यौरा कर रहे हैं, आप उसमें वो पेपर जो है आपका वो लगा के दे देंगे, और अपना जो है ना आप अंचल में जाके अपना म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा होगा उसका चिरकुट जो मिल जाएगा आपको, रिसीविंग जिसको बोलते हैं, वो लगा देंगे इसमें। चलिए वकील साहब एक चीज समझना चाहेंगे, इसके लिए कोई शुल्क भी देना पड़ेगा आम आदमी को? किस चीज के? ये जो सर्वे हो नहीं, किसी भी काम का कुछ नहीं, सरकार देखिए, सरकार ये दावा करती है जीरो टॉलरेंस, और सरकार की कोई भी परियोजना हो उस पर सरकार निःशुल्क करती है। पूरे सर्वे के काम में किसी भी आदमी को कोई शुल्क नहीं देना है। कानून गो साहब ने कहा अमीन साहब को नहीं देना है, नहीं लगान। अब इन्होंने कहा वो मोटेशन है, मोटेशन में भी सरकार मुफ्त में करती है। सरकार को सिर्फ अपने रेवेन्यू जो उसका लगान है 10 रुपया 20 रुपया, कहीं 25, 50 और 100, इससे ज्यादा कट्ठा के हिसाब से नहीं है। तो सरकार का वही एक शुल्क है जो अपना वो जमींदारी एक्ट के हिसाब से बिहार सरकार अपना टैक्स सब वसूल करती है। उसके अलावा कोई भी शुल्क सरकार किसी से भी नहीं लेती है। बाकी जो लोग मानते हैं या मांगते हैं वो गलत करते हैं। चलिए एक चीज समझ चाहेंगे, इस सर्वे से क्या वो जो कहते हैं भू माफिया, जमीन पर कब्जा करना जो प्रॉपर्टी डीलर के नाम से, उस पर अंकुश लगेगा इस सर्वे से? देखिए, सरकार का तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जलता हुआ कोयला एक तरह से मुंह में डाल दिया है, क्योंकि बिहार का जो परिवेश है, यहाँ जमीन बहुत किस्म का है। सरकार ने सिर्फ 3 किस्म बताया कि जमीन आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ ऐसा है कि महाराज दरभंगा की भी जमीन आई है, बंदोबस्त पदाधिकारी ने भी दिया है, जमींदार ने भी रिटर्न किया है, खतियानी भी है, बहुत सारा विभिन्न प्रकार का है। हुक्मनामा का भी, क्योंकि अभी हुक्मनामा का चलन नहीं है तो हुक्मनामा नहीं है। बहुत सारे लोग को भरना से भी के द्वारा भी है, तो अलग अलग भी है। तो उसको कानून को दिखेंगे कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपका कौन है और वर्तमान परिस्थिति में आपका कब्जा दखल है कि नहीं। और भूमाफिया पे तो 100% अंकुश लग जाएगा। मान लीजिए जैसे कि मेरी जमीन है, थोड़ा देर के लिए मुझे पता नहीं है या मुझे पता भी है थोड़ा बहुत कि फला जगह गांव में मेरी जमीन है, मेरे बाप दादा की जमीन, लेकिन दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं, तो कब्जा के आधार पर तो जमीन वो नहीं रख सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो उसी के लिए सरकार ने कहा कि भैया आप तो प्रपत्र भर दीजिए, हमारे पास दे दे, लेकिन वैलिड डॉक्यूमेंट दीजिएगा। तो वो वैल्यू डॉक्यूमेंट देंगे। अब वो माफिया बेचारे, अब जो बेचारे गरीब गुरबा है जिनका जमीन कब्जा होगा, उनको ढूंढेंगे, उनसे रजिस्ट्री कराएंगे या जो भी उनको लगेगा तो उसे सेटलमेंट करेंगे। वो अलग न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, और इसके बाद 22 जो स्टेप है उसके बाद फिर आपको सिविल कोर्ट का मामला। कितने दिनों तक ये सर्वे का काम? देखिए, सरकार ने तो लक्ष्य 1 साल रखा, लेकिन हमको लगता है कि मिनिमम इसमें 10 साल आपका जाएगा। उसके बाद जी उसके बाद फिर न्यायिक प्रक्रिया भी है। बहुत सारी जमीन विवादित भूमि है जिसपे केस पेंडिंग है, तो फिर कोर्ट का मामला आएगा, आप लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं। आप कानून गो हैं, लोगों का फीडबैक आपको मिल रहा होगा कि चूंकि बहुत सारे लोग उथल पुथल से जो महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रदेश से भागे हुए बिहार चले आ रहे हैं जो रहते थे,
लोगों का क्या फीडबैक है? नाराजगी है या राहत महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम सरकार ने किया? देखिए, कोई भी काम जब स्टार्ट होती है तो लोगों को दिखता है कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन जैसे ही हम उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो बहुत कुशल काम हो जाता है। सर्वे का काम इतना कुशल है कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आम सभा लगा के इसकी सूचना इसीलिए दी जा रही है कि ग्राम सभा लगा के कि सर्वे में आपको क्या क्या करना है, सर्वे में आपको किस तरह से फॉर्म भरना, क्या करना। आपने कहा कि कुछ बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं तो वो बाहर से आने की तैयारी कर रहे हैं कि हम अपना सर्वे कराएंगे। तो सरकार ने ये दो प्रोविजन ये कर दिया है कि आप ऑफलाइन भी फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। या आप अकेले हैं, वहाँ परिवार से दूर है, बहुत दूर है, अकेले हैं, आप यहाँ नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन के जरिए कर दिए, या आपके परिवार में कोई हो तो वो भी आपके जमीन का ब्यौरा भर के सिविल कार्यालय में दे सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। हम आपसे जनता की फीडबैक जानना है। जनता की फीडबैक ये है कि जी देखिए, जनता ये तो पदाधिकारी हैं, क्योंकि ये जनता कहीं ना कहीं भयभीत है और उनको बहुत भारी लग रहा है, क्योंकि हम लाख मानने के जो जनता का दो वर्ग है सर। हाँ जी। एक है गरीब, देखिए वही बता रहे हैं जी, वही मैं तो बता। गरीब तक का क्या फीडबैक है वो? और एक्चुअली में क्या है कि आपने अभी इससे पहले सबका भू माफिया, तो कहीं ना कहीं जनता त्रस्त होती है भू माफिया से और भ्रष्टाचार से। अभी जैसे जमाबंदी का हम पट्टू, आप जैसे हम बताएंगे कैसे बड़ा जमाबंदी का मामला बनेगा। तो अभी हमने देखा है कि सरकार ने समय समय पर कहा लोगों को जमाबंदी कायम करा लीजिए, लेकिन सरकार विफल हो जा रही है। तो जनता जागरूक हो गई है, जनता जाती है सरकार के पास, सीओ के पास, कर्मचारी के पास, लेकिन इतनी बुरी स्थिति है अंचल अधिकारी की या ब्लॉक की कि वहां बिना सेवा शुल्क लिए नहीं होता। अभी मैंने पोर्टल पे देखा लगभग 1 से 1.5 लाख पेंडिंग में है जमाबंदी, जिसका अप्लाई किया हुआ फाइनल है। और 3-4 महीने से मैंने ये देखा है, 3-4 महीने से मैंने ये देखा है कि करेक्शन स्लिप वो जनरेट होना है, तो 3-4 महीने से सीओ के आईडी पे पड़ा हुआ, 4 महीने से उन्होंने करेक्शन स्लिप जनरेट ही नहीं किया है। तो सीओ साहब की जवाबदेह नहीं है, सीओ साहब से कोई पूछ नहीं सकता डायरेक्ट, क्योंकि सीओ साहब खुद एक बड़े पदाधिकारी हैं। आम जनता वो डरती है कि पदाधिकारी के कहीं न कहीं इशारों में आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ भी लेन देन की बातें हो रही है, सेवा शुल्क की बात हो रही है। मैंने ये कहा कि सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस पे चलती है, लेकिन उनकी कोई भी योजना विफल होती है उनके पदाधिकारी के हिसाब से। जब तक वो पदाधिकारी पे मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तब तक कोई भी योजना सरकार की सफल नहीं होगी। क्योंकि मैं जनता के साथ रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, और अब मेरे पास गरीब तबके के आम जनता लोग आते हैं, तो वो ज्यादातर जो आज हो सकता है कि आपका सर्वे भी प्रभावित होगा सिर्फ इसी की वजह से कि वंशावली और बंटवारा नामा हो जाएगा, सीओ क्या बंटवारा नामा दाखिल करेगा और उसका जो समय सीमा है उसके अंदर वो आपका कंप्लीट नहीं करे जब तक सेवा शुल्क नहीं दीजिएगा। अब ये कुछ जनता हमारे पास आए हैं और जिन्होंने कहा कि हमने बंटवारा दाखिल किया है, सारे लोगों का सारा डॉक्यूमेंट मेरा सही है, लेकिन सीओ साहब जो है हमारा दाखिल खारिज नहीं करते हैं, जो कि गलत है। सरकार पहले कह चुका है कि आप सादा कागज पे भी हमको बंटवारा, अगर सबकी सहमति है आप ला के दीजिएगा तो आपके नाम रसीद कटेगी। लेकिन क्या है कि सीओ साहब या कर्मचारी साहब, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ऐसा प्राय देखा गया है कि इन लोगों लटका देते हैं। दूसरी चीज एक और मामला है, आपने इस पे बात किया, तो सरकार की बहुत सारी जमीन है जिसपे एडीएम साहब ने या डीसीएलआर साहब ने अपना आदेश दे दिया, पारित कर दिया, और उसमें आदेश में लिख दिया कि 30 दिनों के अंदर हमारे आदेश का पालन किया जाए। लेकिन बहुत ऐसा आदेश मेरे पास ऐसा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं और करते हैं, तो एडीएम साहब का भी आदेश है या डीएम साहब का भी आदेश है, तो न कर्मचारी सुनता है न सीओ साहब सुनते हैं। वो कहते नहीं भैया अभी छोड़ दीजिए, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, तो इस तरह से लोग परेशान होते हैं। जब तक ये कागज पेंडिंग रहेगा तब तक आपका सर्वे या ऑर्डर कोई भी योजना कामयाब नहीं होगा। बहरहाल अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत सारी जानकारी वकील साहब ने और कानून वो है उन्होंने बताया। संक्षिप्त में ये बता दें कि डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान सरल तरीका ये सर्वे का काम, और न ही कोई शुल्क देना है इसके लिए। जिनके पास जमीन का पेपर है उनका भी आसानी से सर्वे हो जाएगा, जिनके पास नहीं है थोड़ी सी कठिनाई होगी कागज को नकल कागज को ऊपर नीचे करने में, कहीं से व्यवस्था करने में, लेकिन उनको भी डरने की जरूरत नहीं। सवाल और भी हर आदमी ये पहले समझ ले, आपकी जमीन सरकार छीनने नहीं जा रही है।
ये आप पहले माइंड में कर, जो आपकी है वो आपकी ही रहेगी। एक बार फिर से तमाम लोगों से निवेदन कि अगर इस जितनी भी मैटर, जितने भी इशू थे जमीन से जुड़े हुए, तमाम मुद्दे पे बात कर ली गई है। और अगर फिर भी लगता है कि आपका कोई सवाल है जिसमें आपको जानना है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन को डालिए और आप पूछिए हमसे बेझिझक होकर कि आपका सवाल क्या है। हम आपके जवाब को लेकर के जो है वो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी पर्पज को हम डिफाइन कर देंगे, आप एक इसका लग लीजिए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे हमारा न्यूज चैनल। धन्यवाद।